कर लो, आप ये मान लो जैसे जैसे मैं पढ़ती जाती हूँ ना, कैसे मेरी जो स्ट्रेटेजी है बीएनएस पढ़ने की, तो मेरी जो पढ़ाई स्टार्ट होगी वो आज से स्टार्ट है। आप लोगों के साथ में कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं एग्जाम दूंगी या नहीं दूंगी, लेकिन मेरे मन में है कि भाई बीएनएस मुझे बहुत अच्छे से करना है। और आप इन कंपैरिजन टू आईपीसी, ठीक है, आईपीसी 1860 के जो जो मतलब हम कैसे पढ़ेंगे मैं बताऊं, ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि बीएनएस भी पढ़ेंगे और आईपीसी भी पढ़ेंगे। अपन को बस दो चीजों का ध्यान रखना है। बीएनएस हम पढ़ तो रहे हैं, मतलब पढ़ेंगे एक्चुअल में पूरा बीएनएस। क्या पढ़ेंगे? बीएनएस पढ़ेंगे। लेकिन हमें ना दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो हमें आईपीसी के सेक्शन पता होने चाहिए कि आज ये बीएनएस में है तो आईपीसी में क्या सेक्शन था, दोनों सिमिलर ही है, थोड़े बहुत ही चेंज हुए हैं। और दूसरा कि क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं। इसके अलावा हमें पुराने लॉज में कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मैम ये बीएनएस 2023 तो दिया इन्होंने एग्जाम में, लेकिन आईपीसी क्यों दिया, 1860 क्यों दिया, आप लोग समझो। इसलिए दिया क्योंकि केस लॉज अभी भी पुराने चल रहे हैं। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स जो हैं वो अभी भी पुराने ही चल रहे हैं, अभी एकदम से नए केस लॉज आए नहीं है। इसलिए इनका मकसद आईपीसी 1860 देने का। अब दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है, जितना जितना मैं पढ़ाऊँ ना उतना उतना आपको बिल्कुल कंठस्थ रट लेना है। समझेंगे हम, पहले चीजों को समझेंगे, ऐसा नहीं रटाऊंगी मैं आपको, चीजों को बिल्कुल समझाएंगे। लेकिन आपको नेक्स्ट डे ना वो चीजें टिप्स पे याद होनी चाहिए। क्या क्या चीजें टिप्स पे याद होनी चाहिए? पहली चीज सेक्शन नंबर दोनों का, मतलब बीएनएस का सेक्शन नंबर क्या है और आईपीसी का सेक्शन नंबर क्या है, ये दोनों चीजें आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। जो क्लास के स्टार्टिंग का 10 से 15 मिनट होगा, मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछ लूंगी, ठीक है। और नहीं बताएगा तो देखो मैं क्लास में नहीं कंटिन्यू करूंगी आगे से, मतलब क्योंकि ये क्लास थोड़ी सी ऐसे मतलब कठिन टाइप होने वाली जो है ना कि बिल्कुल मैं रिजिड टाइप हो जाऊंगी। तो उस चीज उसकी तरीके की क्लास है, आप लोगों का भी भला है और मेरा भी भला है, आप पढ़ोगे और मैं भी पढ़ूंगी, मुझसे भी पूछ लो चाहे आप क्वेश्चन। ठीक है। दूसरा दूसरा यदि आप कंटिन्यू आओगे तो ही मैं रिकॉर्डिंग दूंगी क्लास में, अदरवाइज मैं रिकॉर्डिंग नहीं दूंगी। दूसरा रूल है आपको कंटिन्यू रहना है क्लास में 20 से 25 दिन, मैं ज्यादा नहीं खींचूंगी, 25 मैक्सिमम 25 क्लासेस रहेगी बीएनएस। 25 से 30, और अपन बहुत अच्छे से करेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अपन जल्दी जल्दी खींचेंगे, मैम कैसे करवाओगे 25 दिन में, बहुत अच्छे से करेंगे, बिल्कुल एक एक टॉपिक को समझते हुए करेंगे। और क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे, क्वेश्चन आंसर क्या क्या आ सकते हैं। तीसरी बात, चाहे आपने मुझे फीस दी हो या नहीं दी हो, आपको दो बुक खरीद के लानी ही लानी है। एक तो परीक्षा मंथन एमसीक्यू, ठीक है, 3 क्रिमिनल लॉज की एमसीक्यू आती है। और एक परीक्षा मंथन की, ये जो नए क्रिमिनल लॉज आ रहे हैं ना, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए की मेंस की एक क्वेश्चन आंसर की क्या आती है, क्वेश्चन आंसर की एक बुक, पूरी बुक आती है। ये तीनों आप, ये दोनों आपको खरीदनी ही खरीदनी है। ठीक है, यदि मतलब मैं वैसे तो पढ़ाती जाऊंगी, लेकिन ये दोनों आपको खरीदनी है, आप इससे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहोगे। यदि नहीं खरीदोगे तो हो सकता है 90% बेनिफिट रहे आपको इस क्लास का, और खरीद लोगे तो 110%, मतलब 100% से ज्यादा तो होता नहीं है, लोग बोलते हैं 110%, लेकिन 100% बेनिफिशियल आप बेनिफिट रहेगा आपको यदि आप ये दोनों बुक खरीद लोगे। ठीक है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बता सकती, बस चीजें यही है कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको नेक्स्ट डे क्लास में क्या होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। बस आप ये डर के बैठ जाना कि मैं किसी से पूछ सकती हूँ, नहीं पूछूंगी, मतलब नहीं बताया तो बस आप यू कैन गो आउट फ्रॉम माई क्लास। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं, हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता। देखिए क्या थी पहले, ये था इंडियन पीनल कोड। समझो दोनों की मतलब क्या हुआ इसमें, क्या दंडात्मक प्रक्रिया है ये थोड़ी सी। क्या नाम लिखा है इसका, इंडियन पीनल कोड, क्या लिखा हुआ है, इंडियन पीनल कोड। ठीक है, इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। क्या नाम है इसका, भारतीय न्याय संहिता। तो यहाँ पे दंड की प्रक्रिया की बात की गई, और यहाँ पे न्याय की प्रक्रिया की बात की गई। किसकी प्रक्रिया की बात की गई, यहाँ पे न्याय, मतलब न्याय देना है यहाँ पे लोगों को, और यहाँ पे किस चीज की बात की गई, दंड की बात की गई। तो आइए देखते हैं बीएनएस कब आया था, कब एनफोर्समेंट में आया था, कब इसका एनेक्टमेंट हुआ था, ये किस तरीके का प्रोविजन है, सब्सटेंटिव प्रोविजन है या कैसा प्रोविजन है। नैन्सी प्लीज एक हेल्प करोगी, कैमरा ऑफ कर सकते हो यदि सही लगे तो। सॉरी, श्योर मैम। मैं थोड़ा सा हो जाता है। हम्म, देखिए बीएनएस किस तरीके का प्रोविजन है, सब चीजें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बीएनएस एक तरीके का सब्सटेंटिव लॉ है। तो आपका पहला मेंस का क्वेश्चन ये हो सकता है कि बीएनएस किस तरीके का लॉ है, तो कैसा लॉ है, सब्सटेंटिव। क्यों है सब्सटेंटिव, क्योंकि भाई इसका जो प्रोसीजर है वो तो बीएनएसएस में दे रखा है। कैसे, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ आपको, जैसे मान लीजिए चोरी हुई, क्या हुई, चोरी हुई।
तो चोरी हुई तो चोरी को डिफाइन कर रखा है भारतीय न्याय संहिता में, लेकिन जो उसका प्रोसीजर है कि कैसे उसकी कंप्लेन लगेगी, एफआईआर लगेगी, कैसे उसकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बनेगी, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, कैसे चार्जशीट बनेगी, ये प्रोसीजर यहाँ नहीं दे रखा है। ये प्रोसीजर यहाँ दे रखा है बीएनएसएस में। किसमें दे रखा है? बीएनएसएस 2023 में दे रखा है। क्या होता है सब्सटेंटिव लॉ? जो डिफाइन करता है, क्या करता है, डिफाइन करता है आपकी एक तो डेफिनेशन दे रहा है, दूसरा आपके राइट्स बताता है, लाइबिलिटीज बताता है। तो ये होता है सब्सटैंटिव लॉ। और प्रोसीजरल लॉ क्या होता है? जो स्टेप्स बताता है, मतलब क्या बताता है भाई, कानून, जो कानून है, न्याय कैसे दिलाएगा, या कानून एक अक्यूज्ड को मतलब मान लीजिए यदि उसने ऑफेंस किया है तो उसको सजा कैसे मिलेगी, तो उसके स्टेप्स बताता है। ठीक है, एक चीज आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो बीएनएस है या आईपीसी है, ये कौन सी प्रक्रिया है? एक सब्सटेंटिव लॉ। कौन सा लॉ है? सब्सटेंटिव लॉ है। कब इसका एनेक्टमेंट हुआ था? एनेक्टमेंट मतलब कब सिग्नेचर हुए थे? कब सिग्नेचर हुए थे राष्ट्रपति के या गवर्नर के? तो इसका एनेक्टमेंट 25 दिसंबर, सबको पता होगा, मतलब एकदम से 25 दिसंबर 2023 इसकी एनेक्टमेंट की डेट है। ठीक है, किसकी डेट है? एनेक्टमेंट, इस पे सिग्नेचर कर दिए थे राष्ट्रपति जी। क्या कर दिए थे? सिग्नेचर कर दिए थे। दूसरा क्या है एनफोर्समेंट डेट? इसकी एनफोर्समेंट डेट 1 जुलाई 2024 है। क्या है? 1 जुलाई 2024 है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि क्या एनेक्टमेंट डेट है और क्या इसकी एनफोर्समेंट डेट है। ठीक है, एक बार कोई आईपीसी की देखकर भी बता दीजिए, तो हम आईपीसी का भी देख लेंगे, एनेक्टमेंट एनफोर्समेंट। मुझे याद नहीं आ रहा आईपीसी का, तो मैं पूरी तरीके से भूल गई हूँ। मैम 6 अक्टूबर 1860। प्रिया मैम एक बार बताइए, क्या एनेक्टमेंट डेट क्या है? 6 अक्टूबर 1860। 6 अक्टूबर 1860। और एनफोर्समेंट डेट? 1 जनवरी 1862। 1 जनवरी 1862। तो अब आप ध्यान से देख लेना, आपको ये लगना भाई क्या होता है, जो एनेक्टमेंट डेट होता है ना वो ही लिखा रहता है। आईपीसी 1860 लिखा हुआ है ना, तो इनेक्टमेंट डेट का ईयर लिखा रहता है। लेकिन ध्यान रख लीजिए, मतलब यदि आपको ध्यान रखना है तो ठीक है, लेकिन एनफोर्समेंट डेट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो छोड़ दो, चलो 6 अक्टूबर 1860, लेकिन एनफोर्समेंट डेट बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। 1 जनवरी 1862 आईपीसी का एनफोर्समेंट डेट है। और देख लेते हैं, आ जाइए नोट्स में, स्टार्ट करते हैं। देखिए, दोनों में कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि जो आईपीसी था वो भी एक्ट नंबर कौन सा था? 45 था। कौन सा था? एक्ट नंबर 45 था। ये भी एक्ट नंबर 45 है, किसका? 2023 का। किसका? 2023 का। वो एक्ट नंबर 45 था 1860 का। एनेक्टमेंट डेट मैं आपको बता चुकी हूँ। एनफोर्समेंट डेट क्या होती है? एनफोर्समेंट डेट फर्स्ट, मतलब जिस दिन एनफोर्समेंट में आया, तो 1 जुलाई 2024 का। कैसा लॉ है? एक तरीके का सब्सटेंटिव लॉ है। किस तरीके का लॉ है? सब्सटेंटिव लॉ है। इसका जो प्रोसीजर है कहाँ दे रखा है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में दे रखा है। आईपीसी का सीआरपीसी 1973 में दे रखा है। पुराने वाले में कितने थे, ये ध्यान रख लो। तो पुराने वाले की अभी हमने दो चीजें याद करी। 1 जनवरी 1862, ठीक है, एक तो हमने ये याद करा। और दूसरा सिंपल सी चीज याद कर लो कि 23 चैप्टर थे उसके अंदर और 511 सेक्शन थे। ठीक है, याद होगा थोड़ा बहुत तो कि 23 चैप्टर थे और 511 सेक्शन थे। इसके अंदर 20 चैप्टर हैं और 358 सेक्शन। कितने चैप्टर हैं? 20 चैप्टर हैं, 358 सेक्शन है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। मैं कल आपसे सब चीजें पूछूंगी, एक एक चीजें लिखते जाओ, चाहे नोट्स बनाते जाओ। इसके ये नोट्स मैं आपको दूंगी, आप आराम से इसका प्रिंट भी निकाल लेना। लेकिन अभी आपके पास में एक कॉपी भी होनी चाहिए, उसमें लिखते जाओ कि 20 चैप्टर है, 358 सेक्शन। मैम क्या सेक्शन कम किए गए हैं क्या? जी नहीं, सेक्शन कुछ भी कम नहीं किए गए, एक दो सेक्शन कम किए गए। लेकिन जो सेक्शन कैसे थे, बहुत ज्यादा, मतलब जैसे चोरी की डेफिनेशन तीन चार पैरे उसमें उसमें बांट रखी थी सेक्शंस में, तो इन्होंने एक सेक्शन में बांट दी। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की डेफिनेशन एक सेक्शन में बांट दी, ऐसा करके। तो बहुत सारी चीजें जो बहुत ज्यादा फैली हुई थी, जैसे गवर्नमेंट स्टैम्प, कॉइन्स, इनके ऑफेंसेस बहुत ज्यादा फैले हुए थे, मतलब बहुत कहाँ से शुरू होके कहाँ पे खत्म होते थे। इन्होंने बहुत क्या कर दिया, बहुत संक्षिप्त कर दिया, एक सेक्शन में डाल दिया।
आपसे पूछा जाएगा कि कितने तरीके की थ्योरी होती है। अब आप यदि नॉर्मल इंसान भी हैं हम, तो 4-5 तरीके की थ्योरी देखते हैं नॉर्मल लाइफ में। तो कैसे-कैसे देखते हैं, याद करना है अपन को। सबसे पहले हम देखते हैं डिटरेंट थ्योरी। कैसी थ्योरी देखते हैं भारत देश में, हम देखते हैं कि किस जैसे मैं हूँ कि मुझे है ना, मान लीजिए कि मुझे किसी के ना इंस्टाग्राम पे वो करना है, चैट मतलब कमेंट करना है, ठीक है? और मेरे मन में डर बना रहता है कि यार मैं कमेंट कर दूंगी तो कहीं ना कहीं मेरा फोन ट्रेस नहीं हो जाएगी, किस किस व्यक्ति ने कमेंट करा है। ठीक है, मैं मान लीजिए फेक आईडी बनाकर भी कमेंट कर दूं, तो मेरे मन में क्या बना रहता है, डर बना रहता है कि यार ट्रेस हो जाएगा कि मेरी आईडी पता चल जाएगी कि इस आईडी से ये कमेंट किया गया है। ये नॉर्मल नॉर्मल कि कोई भी अपराध होने से पहले व्यक्ति क्या करता है, थोड़ा डरता है। तो इसे क्या कहते हैं, डिटरेंट थ्योरी। कौन सी थ्योरी? डिटरेंट थ्योरी। कि ऑफेंस में मतलब एकदम से उसको सजा ही इतनी ज्यादा बढ़ाकर कर देना कि सामने वाले व्यक्ति को डर लगने लग जाए कि मैंने ये ऑफेंस कमिट किया तो क्या होगा, मुझको ये सजा मिलेगी, मुझको सजा मिलेगी। तो दिख रहा है आपको, डिटरेंट थ्योरी। कौन सी थ्योरी? डिटरेंट थ्योरी। दूसरा, प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी क्या होती है? क्या होती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑफेंस, यहाँ पे समाज में डर का माहौल बना रखा है हमने। यहाँ पे मान लीजिए कि किसी पुलिस वाले को पता चला कि एक व्यक्ति का क्या करने जा रहा है, मर्डर करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का क्या करने जा रहा है, मर्डर करने जा रहा है। और पुलिस वाले ने क्या करा, मर्डर करने से पहले ही उस व्यक्ति को क्या कर दिया, रोक दिया। क्या कर दिया? रोक दिया। तो मतलब क्या हुआ, ऑफेंस होने से पहले ऑफेंस प्रिवेंट कर लिया गया। समझ में आया कि ऑफेंस होने से पहले ही ऑफेंस को प्रिवेंट कर लिया गया। तो इसे कहा जाता है प्रिवेंटिव थ्योरी। ऑफेंस होने से पहले ऑफेंस को क्या करना, प्रिवेंट कर ले। तीसरी थ्योरी आपको दिखेगी, सुधार। कौन सी थ्योरी? सुधार की थ्योरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी। थ्योरी सबको पता है कैसी रिफॉर्मेटिव थ्योरी, मतलब दिख रहा है यहाँ पे सुधार की भावना कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता। कैसे पढ़ेंगे हम कि कोई भी व्यक्ति बाय बर्थ क्या नहीं होता, अपराधी नहीं होता, जबकि उसको सिचुएशंस अपराधी बना देती है। ऐसे थोड़ी है कि मैंने, हो सकता है कि मोहन नाम का व्यक्ति चोरी करने जा रहा है, कोई नॉर्मल व्यक्ति चोरी करने थोड़ी जाएगा, हो सकता है उसके घर में मजबूरियां हो, ये सब चीजें हो। तो ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी और अपना भारतीय न्याय संहिता मोस्टली इस थ्योरी पर आया है, इस थ्योरी पे बेस्ड है। जैसे आप देखोगे कम्युनिटी सर्विसेज ऐड हुआ है भारतीय न्याय संहिता में, कम्युनिटी सर्विसेज ऐड हुआ है जो पहले नहीं था। नहीं था कि भाई जैसे मान लीजिए कि एक हाउस हेल्प है, उसने क्या कर ली, चोरी कर ली घर में चोरी कर ली। तो आप ऐसे बोलोगे कि 3 साल की सजा मिलनी चाहिए, गई वो उसकी जो भी मालकिन है वो गई कि 3 साल की सजा मिलनी चाहिए, तो वो बोल रही कि सर मेरे घर में खाना खाने नहीं था। ठीक है, तो अब सजा तो मिलनी चाहिए, ऑफेंस तो उसने किया है, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी सर्विस का ऑफेंस दे सकते, मतलब वो सजा सुना सकते हैं कि भाई एक काम कर, तूने ऑफेंस तो किया है, सजा तो सुनानी बनती है, ऑफेंस तो है ये लिखा हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कम्युनिटी सर्विस की सजा सुना सकते हैं। तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी कि कोई भी व्यक्ति बाय बर्थ अपराधी नहीं होता है, परिस्थितियां बना देती है, उस बेस पर रिफॉर्मेशन का काम। जैसे आप देखोगे जे 18 साल से छोटे लोगों को जेल में नहीं डालते हैं, कहाँ डालते हैं, एक अच्छे से होम में, मतलब ऑब्जर्वेशन होम में डाल देंगे, प्लेस ऑफ सेफ्टी में डाल देंगे। तो ये सब चीजें किस थ्योरी का पार्ट है, ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी का पार्ट है। सजा सुनाना हमारा वो नहीं है मकसद। और दूसरा आपको दिखेगी कौन सी थ्योरी, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। और कौन सी थ्योरी हम दुनिया में देखते हैं, यदि हम देखें तो रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, कि इसने मेरी आंख फोड़ दी, मैं इसकी आंख फोड़ दूंगी, इसने मेरी टांग दो, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं सेम टू सेम, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो ये क्या होती है, बदले वाली थ्योरी, कि जिसने जैसा किया वैसे का वैसा कर देना। जैसे मान लीजिए कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो कोर्ट क्या बोल सकती है, कोर्ट बोल सकती है कि इसको फांसी की सजा सुनाई जाए। भाई तूने इसको मारा, हम तुझे मार देंगे। तो ये कौन सी थ्योरी है, मतलब रेट्रिब्यूटिव। तो नाम बिल्कुल, इसमें अपन को कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नाम से दिख रहा है डिटरेंट थ्योरी, सामने वाले व्यक्ति को डराया जा रहा है। ठीक है, प्रिवेंटिव थ्योरी, ऑफेंस कमिट होने से पहले प्रिवेंट किया जा रहा है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी, किसकी भावना, सुधार की भावना। और रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, बदले की भावना वाली थ्योरी, कि जिसने जैसा किया उसके साथ वैसा किया जा रहा है। और एक एक्सपायरेटरी थ्योरी होती है कि जिसने भी ऑफेंस किया है ना, उसको आइसोलेशन में डाल दो,
अकेले मतलब एक व्यक्ति मतलब यदि मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं एक कमरे में रहती हूँ, मुझसे कोई बात करने वाला नहीं है, तो ये मतलब अपन को कितना ऐसे ग्लानि सी फील होती है कि यार हमारे साथ में कोई बात करने वाला नहीं, तो एक व्यक्ति को 20 साल के लिए अकेले आइसोलेशन में डाल दो। तो ये तरीके की थ्योरी एक्सप्लोरेटिव थ्योरी। आ जाइए पढ़ते हैं इसको। बिल्कुल आपको शब्द याद रख लेना है कि यदि मेरे एग्जाम में थ्योरी आ गई कि व्हाट आर द वेरियस थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन सकता है। कितने नंबर का क्वेश्चन बनेगा? 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपके आराम से। यदि एग्जाम में एग्जामिनर को लगा कि भाई मुझे देना चाहिए, तो आपको माइंड में ऐसे नहीं कि मुझे सब आता है, आपको ये पता होना चाहिए कि यदि डिटरेंट थ्योरी आया तो मुझे कौन सा शब्द वहां पे लिखना है। ठीक है, आ जाइए देखते हैं। हम देख लेते हैं कि क्या क्या लिख सकते हैं। डिटरेंट थ्योरी, दिस थ्योरी focuses on deterring offenders from criminality or repeating the same crime in future. This theory is a lesson to a member of society who experience the consequences of that crime. It creates fear of punishment like minded people. तो सबसे पहले हम एक शब्द एक लाइन ही लिख सकते हैं कि हमें यदि डिटरेंट थ्योरी एग्जाम में लिखना पड़ा तो हम क्या बताएंगे सबसे पहले कि डिटरेंट थ्योरी क्रिएट्स फियर इन द माइंड ऑफ द लाइक माइंडेड पीपल। लाइक जो ऑफेंस कंटिन्यू कमिट करते हैं उनके मन में क्या फियर क्रिएट करता है। तो पहली लाइन तो हम ये लिख देंगे, क्रिएट्स फियर। और दिस थ्योरी फोकसेस डिटरिंग ऑफेंडर फ्रॉम क्रिमिनलिटी एंड रिपीटिंग द सेम क्राइम इन द फ्यूचर। दो तीन हम लाइन देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, क्रिएटिंग फियर, और क्या कर रहे हैं, फोकसेस ऑन डिटरिंग द ऑफेंडर्स फ्रॉम क्रिमिनलिटी, कि भाई ऑफेंस करे ही नहीं, और टू प्रिवेंट द रिपीटेड, जो भी रिपीटेड क्राइम कर रहा है ना उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, डिटरेंट थ्योरी। तो दो शब्द, एक तो फियर याद कर लो और डिटरिंग याद कर लो। ये दो शब्द तो आपको अपने सेंटेंस में लिखना ही लिखना है कि ऑफेंडर्स को डिटर कर रहे हैं ताकि वो क्रिमिनलिटी मतलब क्राइम नहीं करे, और रिपीटिंग द सेम क्राइम इन द फ्यूचर, और क्या कर रहे हैं, सोसाइटी में भी क्रिएट कर रहे हैं फियर कि भाई ये जो लाइक माइंडेड पीपल ऑफेंस क्रिएट करते हैं उनको पनिशमेंट मिल सकती है। दूसरा, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, ये सब आपको लिखना ही पड़ेगा कि दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन फेमस सेइंग दैट टिट फॉर टैट, आई फॉर आई एंड टीथ फॉर टीथ। ठीक है, द मेन मोटिव ऑफ दिस थ्योरी टू इन्फ्लिक्ट अ सिमिलर अमाउंट ऑफ पेन एंडर्ड बाय द अग्रीव्ड पार्टी बिकॉज ऑफ द ऑफेंडर्स एक्टिविटी। तो आप क्या लिख सकते हो रेट्रिब्यूटिव थ्योरी में कि दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन द सेइंग व्हाट इज आई फॉर आई, टीथ फॉर टीथ, टिट फॉर टैट, और ये क्या करता है, सेम अमाउंट ऑफ पेन देना चाह रहा है किस व्यक्ति के, जितना अग्रीव्ड पर्सन ने सहा है उतने का उतना जो ऑफेंडर व्यक्ति है उसको सेम अमाउंट ऑफ पेन देना चाह रहा है। तो द मोटिव ऑफ दिस थ्योरी टू इन्फ्लिक्ट, अब आज से आपको मतलब लेमन लैंग्वेज में तो लिखना ही नहीं है, इतने अच्छे अच्छे शब्द देख लो। हम लोग पता है यही करते थे मैरिज में हम, कि हमको ना, जैसे आप मेरी कॉपी देखोगे तो मैंने लिखा एलाबरेट्स और बहुत अच्छी अच्छी चीजें, ऐसे नहीं कि दिस प्रोविजन सेज। ठीक है, सेज एक अच्छा शब्द है, सेज कहता है, लेकिन भाई आप जजमेंट, अरे जज बनने वाले हो, आपकी कॉपी, आप वहां पे बहुत सारा कंपटीशन है, इतना सारा कंपटीशन है। अब तो 44 पोस्ट के लिए लड़ेंगे लोग बाग। ठीक है, तो जो बेस्ट होगा वही विन करेगा, जो अच्छा होगा वही जीत जाएगा। तो ये देखो इन्फ्लिक्ट, ये शब्द रट लो कि यार मुझे मेरे एग्जाम में इन्फ्लिक्ट शब्द देखना है, कि इन्फ्लिक्ट मतलब देना, जैसे नहीं गिफ्ट्स, ये शब्द लिख सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी बात नहीं है। कि द मोटिव ऑफ दिस थ्योरी इज टू इन्फ्लिक्ट अ सिमिलर अमाउंट ऑफ पेन, ठीक है, विच इज, ठीक है, एंड्योर्ड बाय द अग्रीव्ड पार्टी बिकॉज ऑफ द ऑफेंडर्स एक्टिविटी। प्रिवेंटिव थ्योरी, बिफोर ऑफेंस ऑफेंसेस स्टॉप। फिर रिफॉर्मेटिव थ्योरी, nobody is indeed a criminal by birth. Crime sometimes happens accidentally or situationally. तो आपको सिंपल सा लिखना है कि no person, nobody is indeed a criminal. No person is indeed a criminal by birth, but situation makes it happen. By circumstances makes it happens. ठीक है. In this case, the offender should get another chance to rectify his mistake. ठीक है, ये आप लोग लिखने का मर्जी हो तो। फॉर दिस देयर इज अ फैसिलिटी ऑफ, देखो करेक्शनल होम्स, ये सब चीजें आ गई है, जुवेनाइल होम्स आ चुके हैं, ट्रेनिंग स्कूल्स आ चुके हैं, रिफॉर्मेटरी पेरोल सिस्टम्स आ चुके हैं, प्रोबेशंस आ चुके हैं। जी जी, तो इसमें लिखने का क्या परेशानी, आपने एक लाइन लिखी कि नो वन इज इंडीड अ क्रिमिनल बाय बर्थ, कि कोई भी व्यक्ति बर्थ से क्रिमिनल नहीं होता, बट सिचुएशन सर्कमस्टांसेस मेक्स इट हैपेंस। ठीक है, तो द मोटिव ऑफ दिस थ्योरी, इस थ्योरी का मोटिव क्या है, मोटिव है सुधारना, रिफॉर्मेशन की भावना लाना। और इसके एग्जाम्पल जुवेनाइल होम्स हुआ, पेरोल होम्स हुआ,
ठीक है, और प्रोबेशन हुआ, एडमोनिशन हुआ, ये सब क्या है, ये सब रिफॉर्मेटिव थ्योरी के पार्ट है। एक्सपायरेटरी थ्योरी पुट द पर्सन इन द आइसोलेशन। ठीक है, तो अगेन हम डेड एंड थ्योरी की जब बात करेंगे तो फियर आपको शब्द लिखना है, और डिटरिंग द पर्सन फ्रॉम बिकमिंग अ क्रिमिनल, और टू प्रिवेंट द सेम, मतलब रिपीट ऑफ ऑफेंस को रिपीट करने से रोकना है। फिर दूसरी थ्योरी हमने, मान लीजिए हम पढ़ते हैं रेट्रिब्यूटिव डिटरेंट प्रिवेंटिव थ्योरी, देख लेते हैं। सिंपल सा हम लिखेंगे कि बिफोर ऑफेंस ऑफेंसेस स्टॉप्ड। तीसरा रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, कि दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन अ सेइंग टिट फॉर टैट, आई फॉर आई, टीथ फॉर टीथ। ठीक है, और the motive of this theory to inflict same amount of pain which is endured by the aggrieved party by the accused या by the offender। फिर retributive हुआ reformative theory, nobody is indeed a criminal by birth, but situation but circumstances makes it happens। तो इस थ्योरी का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति को सुधार, मतलब एक चांस और देना उसको सुधारने का। ठीक है, और इसके आप एग्जाम्पल लिख दोगे। और एक्सपायरेटरी थ्योरी का मतलब पुट द पर्सन द आइसोलेशन। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है, सारी चीजें याद कर लो, 1 जनवरी 1862 याद कर लो, 25 दिसंबर 2023 याद कर लो, 1 जुलाई 2024 याद कर लो, सब्सटेंटिव याद कर लो, प्रोसीजर कहाँ देखा। अब एक हेल्प और करनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिख लेना, कल किसी से भी पूछ लूंगी, मुझे भी नहीं पता है कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ, मतलब कौन सी लिस्ट में दे रखा है। लिस्ट तो कॉन्करेंट होगी, एक बार ये भी चेक कर लेना, कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है, कॉन्करेंट कॉन्करेंट है या एक बार देखना कौन सी लिस्ट है। ठीक है, और कौन से नंबर पे दे रखा है, ये काम भी अपन को करना है। जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा ही पढ़ना है। ठीक है, ये काम आप सब लोग देखना है, इसको कहाँ पे दे रखा है। देन कल पूछूंगी मैं, मुझे बता देना आप। ये हुआ अपना एक हिस्सा खत्म कि भाई थ्योरी अब क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस, ये हम चेक कर लेंगे जो भी होता है। तो आपसे सिंपल सा पूछा गया ऑफेंस की डेफिनेशन, तो हम डेफिनेशन क्लॉज में देख लेंगे। लेकिन आपसे पूछा गया, पूरा हम याद करते हैं कि क्राइम क्या होता है। देखो, क्राइम एक अनलॉफुल एक्ट है। देखो, बाय मतलब क्या होता है, एक्सीडेंट भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, एक्सीडेंट भी कोई एक्ट हो सकता है, ऑफेंस नहीं होगा। तो वो क्या है, एक अनलॉफुल एक्ट है। अब मैंने क्या कहा, अनलॉफुल एक्ट है, तो अनलॉफुल अनलॉफुल एक्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा विच इज फॉरबिडन एंड पनिश्ड बाय द लॉ थ्रू द मशीनरी ऑफ स्टेट और लॉफुल अथॉरिटी। तो इतना ज्यादा नहीं लिखना कि क्राइम इज एन अनलॉफुल एक्ट विच इज फॉरबिडन, मना किया गया है, एंड पनिश्ड, भाई कोई चीज मना की गई है तभी पनिशेबल है। तो अनलॉफुल एक्ट, एन अनलॉफुल एक्ट विच इज which is forbidden and punished by the law which is made by the machinery of the state or any unlawful authority। दोनों चीजें देखो, यहाँ पे स्टेट स्टेट भी बनाता है, अनलॉफुल अथॉरिटी बनाता है। ध्यान रखो, कभी भी आज के बाद में आप पढ़ रहे हो तो ये चीज को माइंड में ध्यान रखना है कि जो क्राइम होता है वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं होता है। किसके अगेंस्ट होता है, सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। भाई एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की चोरी करी तो हो सकता है वो किसी और की भी चोरी कर ले। एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मार दिया तो भाई आपने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं मारा, आपने सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम किया है। तो इवन आप इन फ्यूचर जजमेंट राइटिंग लिखोगे तो जजमेंट राइटिंग में क्या लिखोगे, जैसे मोहन का मर्डर सोहन ने किया, मोहन वर्सेस सोहन, मतलब तो मोहन का मर्डर सोहन ने किया, मोहन तो मर गया, सामने कौन खड़ा हुआ है, कौन खड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए मोहन राजस्थान का निवासी था, राजस्थान का सिटीजन था, तो आप कभी भी मोहन वर्सेस सोहन नहीं देखोगे। जब जजमेंट राइटिंग वहां पे देखोगे आप स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस सोहन। क्यों लिखा है स्टेट ऑफ राजस्थान, मारा तो मोहन को है, क्योंकि क्राइम कभी भी इंसान पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट नहीं होता। इट्स नॉट हार्मफुल टू द पर्सन बट टू द कम्युनिटी, सोसाइटी और स्टेट। तो यहाँ देखते हो आप, यहाँ पे लिखा रहता है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस सोहन। और इंजurious टू पब्लिक वेलफेयर तो इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। क्राइम इज एन अनलॉफुल एक्ट which is forbidden and punished by the state by the lawful authority which is not harmful to the but to a particular person but to the society but to the community but to the state। ध्यान दो, मैं बताती हूँ, देखो इसके अंदर
ये 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि क्राइम जब तक क्राइम नहीं होगा, जब तक कि लॉ ने नहीं बताया, ठीक है? क्राइम जब तक क्राइम नहीं होगा, जब तक कि लॉ ने नहीं बताया। ऐसे ही मैं बोल दूं तुम्हें कि मतलब कुछ भी मैंने ऐसे बोल दिया कि तुम मतलब मान लो कि तुम कल नहीं आए, तो तुम यदि क्लास में कल नहीं आए तो तुमने मेरी क्लास को अच्छे से नहीं सुना, तो तुम्हें 2,000 रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो बोलोगे आप कौन हो? आप कौन हो? आपने कोई लॉ लॉ लिख दिया क्या? आगे कैसे दोगी? अब इसके लिए मैं क्या कोर्ट में चली जाऊंगी कि मैं मुझे पेनल्टी नहीं दे रहा? तो ऐसा कुछ नहीं है। क्राइम जब तक क्राइम नहीं है, जब तक कि लॉ ने उसको क्राइम नहीं बना दिया। किसने नहीं बना दिया? लॉ ने क्राइम नहीं बना दिया। जैसे समझो, गुजरात, समझना, गुजरात में आप देखोगे कि शराब पीना, तो शराब पीना इज नॉट अ क्राइम। शराब पीना अपराध नहीं है, लेकिन गुजरात ने उसको प्रोहाइबिट कर रखा है। तो वहां पियोगे तो अपराध है। समझ में आया मेरा कंसेप्ट? एक बार हैंड रेज करो। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि शराब पीना अपने आप में एक अपराध नहीं है, लेकिन आप उसको गुजरात में जब प्रोहाइबिट कर रखा है वहां पियोगे, क्योंकि लॉ ने प्रोहाइबिट कर रखा है। क्या कर रखा है? लॉ ने। कई कई देशों में आप देखते हो कि देखोगे जो कंसेंट की, मतलब रेप मैटर में, जो रेप मैटर हुआ या कुछ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स की, जो कंसेंट की जो एज होती है, वो 16 ईयर्स होती है। मोस्टली मोस्टली देशों में 16 ईयर्स है। लेकिन जब भारत में 18 साल है, तो मतलब 18 साल किसने बनाया है? कानून ने बनाया है कि भाई भारत भारत में कितने साल है? 18 साल की कंसेंट की एज। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि लॉ, मतलब क्राइम कब तक क्राइम नहीं है, ऑफेंस नहीं है, जब तक कि उसे कानून ने ऑफेंस नहीं बनाया। दूसरी चीज, किसी भी ऑफेंस में दो तत्व होने चाहिए। एक होना चाहिए मेंस्ट्रुअस और एक होना चाहिए एक्टस। यदि दोनों में से एक भी चीज की कमी है, ये इसके एक्सेप्शन है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन मेंस्ट्रुअस है और एक्टस है और दोनों में से किसी भी चीज की कमी है, तो वो कभी ऑफेंस बन ही नहीं सकता। क्या नहीं बन सकता? ऑफेंस बन ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए गाड़ी चला रही थी और बिल्कुल मेरा ध्यान बिल्कुल है एक्टिवा चलाने पे या कार चलाने में, मैं बिल्कुल अच्छे से गाड़ी चला रही हूँ, मैं ग्रीन लाइट से मैंने मेरी गाड़ी निकाली है। अब बाय चांस कोई व्यक्ति मेरी गाड़ी के नीचे आ जाता है, क्या मेरा उसका इंटेंशन, मतलब एक्ट तो हुआ है, व्यक्ति की लग तो गई है, लेकिन मेरा इंटेंशन नहीं है, मैं कमिट नहीं किया है। क्या नहीं कमिट किया? मैंने ऑफेंस कमिट नहीं किया है। चाहे मैं व्यक्ति को मार दूं, सामने वाले व्यक्ति को, लेकिन मैंने एक्ट कमिट किया। मेरा इंटेंशन नहीं था, मेंस्ट्रुअस नहीं था उस व्यक्ति को मारने का। तो ऑफेंस का मतलब क्या है? ऑफेंस इज इक्वल टू मेंस्ट्रुअस प्लस एक्टस्ट्रियस। कभी भी एग्जाम में बस ये चीजों का ध्यान रखना। आपका बीएनएस का ये बेस है कि यदि आपको एग्जाम में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी भी एक चीज की कमी है, मतलब मेरा माइंड, मान लीजिए कि मेरा माइंड है किसको मारना, मोहन को मारना, मेरे माइंड में है कि मुझे मोहन को मारना है, तो समझिए, तो मोहन को मारना सोचना ही मैंने क्राइम कमिट नहीं किया। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल उठ के मोहन को जहर पिला दूंगी, ठीक है? अब ये सोचोगे कि मैम ये तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, माइंड में ये मत सोच, मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो ऑफेंस होता है, तो आप ये सोचो कि ऐसा कैसा बोल रहे हो। लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में दो लोग चाहिए होते हैं। कितने लोग चाहिए होते हैं? जब मैं मान लीजिए कि मैं निकिता के सामने डिस्कस कर रही हूँ, निकिता से कि अपन एक काम करेंगे, कल है ना अपन मोहन को जहर पिलाएंगे, तो ये ऑफेंस है। लेकिन अकेले इंसान, मैं बैठ के सोच रही हूँ, सपने में बस सोच रही हूँ मैं कि मुझे मोहन को जहर पिलाना है, यहाँ पे सिर्फ मेरा इंटेंशन आया, मेंस रिया आया, एक्टस रिया कहाँ है? तो ये ऑफेंस की कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं हुआ। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, देख लेते हैं। तो क्या क्या याद करा? क्राइम इज एन अनलॉफुल एक्ट, ठीक है, विच इज फॉरबिडन एंड पनिश्ड। याद रख लेना, तो डेफिनेशन पूछ सकते हो। पनिश्ड बाय द मशीनरी, बाय द लॉ, मशीनरी ऑफ द स्टेट और लॉफुल अथॉरिटी। और it is not like ये offense नहीं है, not only to the person, it is not harmful only to the person but to the community, फिर communities बाद society और to the state। फिर आइए, what are the main principles of criminal laws? Any act is not a crime unless it is punishable as a crime by a particular law।
हम 4 बार स्टार्टिंग की क्लास से मैंने बता दिया कि कोई भी एक्ट क्राइम तब तक नहीं होता जब तक कि उसे पनिशेबल नहीं बनाया जाता किसी भी पर्टिकुलर लॉ के द्वारा। अगेन सिमिलर सी चीज है, नो पर्सन कैन बी पनिश्ड विदाउट द अथॉरिटी। यहाँ पे क्राइम के बारे में बोल रखा है और यहाँ पे पनिशमेंट के बारे में बोल रखा है। पहली बात कि कोई भी एक्ट क्राइम तब तक नहीं होता जब तक कि उसे लॉ ने क्राइम नहीं बनाया। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को पनिशमेंट तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि लॉ की अथॉरिटी ने उसको कह नहीं दिया हो कि इसको पनिशमेंट मिलेगी। तीसरा, देखिए, मान लीजिए समझने की बात, ये अपना आर्टिकल वाइज देख लेना एक बार कौन सा, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ आर्टिकल 20 क्लॉज 2 है या 1 है? 1 है ना, आर्टिकल 20 क्लॉज 1। तो समझना, यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने क्या, मोहन ने चोरी की सजा करी, मतलब चोरी करी मोहन ने, 3 साल की सजा। ये है 1980 की बात, 1 साल की सजा में। क्या हुआ, 1990 में सरकार को ऐसा लगा कि चोरी की सजा कितनी होनी चाहिए, चोरी की सजा 3 साल होनी चाहिए। आप खुद सोचो, समझो कि मान लीजिए कि ये 1990 से पहले 50 लाख लोगों ने चोरी करी होगी और जिसको सजा 1 साल मिली होगी, ऐसे थोड़ी उन सबको लेकर आएंगे और उन सबको 2-2 साल की सजा और देंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? कोई भी बताइए, सानिया मैम, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना ऐसा पॉसिबल। ये जो नो पुराने मैम। लोग हैं, समझ लो, तो ये होता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, कि किसी भी व्यक्ति को ना ही पनिशमेंट और ना ही पेनल्टी, जितनी मतलब उस टाइम तक जो इन्फोर्समेंट पे थी ना, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। ये भी क्या है, क्राइम का मतलब क्रिमिनल लॉज का रूल है। एक और रूल है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन का रूल है बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। कि मान लीजिए कि कहीं पे अपराधी को ज्यादा सजा मिल रही है और कहीं पे अपराधी को कम सजा मिल रही है ना, तो कोर्ट ये वाली सजा देगा। बेनिफिशियल मतलब एक ही केस में, अलग अलग केस में नहीं। एक केस चल रहा है, मान लीजिए, जैसे आप मैं एग्जांपल भी दे देती हूँ। आप लोग जब बीएनएस पढ़ोगे, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मोहन है, मोहन को सजा सुनाई गई 1 साल, चोरी की सजा सुनाई गई। चोरी की मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है निकिता मैम, कितनी है चोरी की पनिशमेंट? 3। 3 इयर्स। समझना, मैं यहाँ पे आपका एक कंसेप्ट क्लियर करती हूँ, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। जैसे मान लो मोहन को सजा सुनाई गई 1 साल प्लस 10,000 रुपए। कितनी सजा सुनाई गई? 1 साल 10,000 रुपए। ये है बीएनएस की प्रोविजन। और बीएनएसएस में भी सेम, कि मोहन को बीएनएसएस के प्रोविजन के तहत सजा सुनाई गई 1 साल और 10,000 रुपए। समझना, अब क्या होता है, मोहन ये 10,000 रुपए नहीं चुकाता है। तो जब हम बीएनएस के प्रोविजन की बात करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट है, चोरी की मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है सानिया मैम? मैम 7। 3 मतलब नॉर्मल पनिशमेंट, 7 तो वो एक्सटेंडेड वर्जन में डाला जाता है। चोरी की मैक्सिमम पनिशमेंट है 3 इयर्स अभी। तो मैक्सिमम पनिशमेंट का उसको 1/4, 1/4 उसको और झेलना पड़ेगा यदि वो 10,000 रुपए नहीं जमा कराता है। तो कितना हुआ, 12×3 = 36, 1/4, 9 चौको मतलब यहाँ पे 9, 1 साल और 9 महीना उसको जेल काटना पड़ेगा। एक बार एड्रेस कर दो, ये समझ में आया? समझ में आया ये कंसेप्ट? ये बीएनएस का प्रोविजन है, मैं सबको बता देती हूँ। ये बीएनएस का प्रोविजन है कि यदि व्यक्ति क्या करता है, 10,000 रुपए नहीं चुकाता है, कि बीएनएस का प्रोविजन है, तो उसको जितनी मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका 1/4 क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जेल में रहना पड़ेगा। ये बीएनएस का प्रोविजन समझिए। ये बीएनएसएस का प्रोविजन क्या है, कि यदि कोई व्यक्ति 10,000 रुपीज नहीं चुकाता है, उसको वह जो मजिस्ट्रेट है, जैसे मान लीजिए जेएम सेकंड क्लास है, तो जेएम सेकंड क्लास कितनी सजा दे सकता है, कोई भी बता दीजिए, प्रिया मैम। 1 साल तक। देखिए, जेएम सेकंड जो होता है ना, वो 1 साल तक की सजा सुना सकता है। जेएम फर्स्ट क्लास 3 साल तक की सजा सुना सकता है। सीजेएम 7 साल की सजा सुना सकता है। तो बीएनएसएस के प्रोविजन के अकॉर्डिंग, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति 10,000 रुपए नहीं देता है, तो जैसे मान लीजिए ये कौन है, जेएम, चलो ये तो बराबर हो जाएगा। सीजेएम मान लीजिए चोरी की सजा सुना रहा है ना, तो वो कितनी सजा सुना सकता है, 1 साल तो ये सुना सकता है।
और 7 × 1/4, 7 × 1/4 मतलब जो मैक्सिमम पनिशमेंट पास कर सकते ना, उसका 1/4। तो यार ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये कम हो जाएगा, तो आपके मन में डाउट हो सकता है कि बीएनएस में तो अलग प्रोविजन है, बीएनएस के अकॉर्डिंग तो उसको 9 महीने की जेल मिलनी चाहिए, और बीएनएसएस के अकॉर्डिंग तो इसको तो इतनी सारी जेल मिल रही है, तो जेल मिलेगी कितनी? तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा? बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, मतलब जहां पे उसको थोड़ा बेनिफिट हो रहा है ना, वो वाली सजा मिलेगी। एक बार दोनों हैंड रेस करो, सब लोग हैंड रेस करो, समझ में आए दोनों के लिए? ये प्रोविजन आप आगे पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो क्राइम, ये इंटरप्रिटेशन में जिस जिस लोगों ने इंटरप्रिटेशन पढ़ा होगा, उस इंटरप्रिटेशन के रूल में दिखेगा आपको, क्या दिखेगा? बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन का रूल, कि जहां पे किसी व्यक्ति को बेनिफिट मिल रहा है और जहां पे किसी का व्यक्ति का बेनिफिट एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो उसको ये चीजें, लॉ हमेशा ये चीजें प्रेफर करते हैं। ठीक है, आ जाइए, ये सब चीजें हमने पढ़ी, क्राइम की डेफिनेशन पढ़ी, क्राइम के एसेंशियल्स पढ़े, तो एसेंशियल्स में हमने देख लिया कि क्राइम में जब तक फॉरबिडन नहीं है, पनिश नहीं है, तब तक कोई भी एक्ट क्राइम नहीं होता। कोई भी व्यक्ति को पनिशमेंट तब तक नहीं मिलती जब तक कि अथॉरिटी ऑफ लॉ ने उसको पनिशमेंट नहीं डिसाइड कर दी। और नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, एक्ट डन बिफोर द एनेक्टमेंट ऑफ लॉ कैन नॉट बी पनिश्ड आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ लॉ। कि भाई 1 साल की सजा सुना दी तुम लोगों ने 1990 से पहले, तो अब पनिशमेंट ऑफ लॉ पुरानी चीजों को क्यों आपको करना है, जाकर पुरानी चीजों की क्यों पनिशमेंट? वो चीज जो मतलब जो उस टाइम था इन्फोर्समेंट में, आप उसके अकॉर्डिंग सजा सुना सकते हो, बाद में सजा नहीं सुना सकते हो। ठीक है, अब मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए और इसको पढ़िए, लेटर इन थ्योरी को पढ़िए पहले तो। आपको रटा हुआ होना चाहिए, मतलब आप, हम किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? हम प्री के साथ में मेंस की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। किसकी प्रिपरेशन? मेंस की। तो हमें ये नहीं कि हमें सब आता है, हमें क्या आता है वो लिखना आना चाहिए कॉपी में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखना आना इंपॉर्टेंट है, बाकी आता सबको है, सबको आता है। ठीक है, ये पढ़िए एक मिनट। देखिए, अब आते हैं हम, ये आपका क्वेश्चन है एक और मेंस का, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। पहले हमने मेंस का क्वेश्चन कौन सा पढ़ा, कि व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ द क्राइम या पनिशमेंट। दूसरी है कि क्राइम के एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं। तो हमेशा क्राइम करने वाला कौन होना चाहिए? ह्यूमन बीइंग। क्या होना चाहिए?
ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। मान लीजिए कि किसी गाय ने किसी को मार दिया, आप उसको सजा सुना दोगे क्या? नहीं। लेकिन ह्यूमन ने गाय को मार दिया तो उसकी सजा लिखी हुई है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन में नहीं होना कि ह्यूमन बीइंग क्यों, ह्यूमन मतलब ह्यूमन बीइंग के साथ होने की जरूरत है क्या? नहीं। यहाँ पे करने वाले व्यक्ति की बात की गई है कि जो क्राइम कर रहा है वो एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। दूसरी बात, मेंस्ट्रियस, ये हमको बहुत पता है कि मेंस्ट्रिया आपका गिल्टी इंटेंशन होना चाहिए। एक्टस्ट्रियस आपका गिल्टी होना चाहिए। और इंजरी और हार्म, सामने वाले व्यक्ति को कुछ ना कुछ होना चाहिए, इंजरी और हार्म होना चाहिए। तो ये एसेंशियल्स है क्राइम के। तो देखिए, पढ़ते जाते हैं। ह्यूमन बीइंग, द वर्ड ह्यूमन बीइंग हैज नॉट बीन डिफाइंड इन आईपीसी। इसको चेंज करना पड़ेगा कि यहाँ पे बीएनएस में कहीं भी ह्यूमन बीइंग डिफाइन नहीं है। लेकिन मैन और वुमेन, अब किसी ने प्रिंट निकाल रखे हो, किसी ना किसी ने किया, मैम प्रिंट निकाल रखे हैं यार प्रिया मैम, तो इसको इसको बीएनएस कर Yes, दो। अब sir. आगे मैं बुक प्रिंट कर, मतलब जो भी दोनों में से आप दोनों ही कर दीजिए कि बुक प्रिंट करूंगी तो मैं दोनों इसको सही कर दूंगी कि द वर्ड ह्यूमन बीइंग हैज नॉट बीन डिफाइंड इन बीएनएस, but the word man and woman have been defined under 219 235 of BNS। वो हम अपन आराम से देख लेंगे। Human being must commit wrongful act, human being must commit wrongful act, it means any non-living thing or animal are not considered in this category, there must be a normal adult human being। फिर पर्सन की बात भी कर रखी है। जब हम बीएनएस को देखेंगे, जब हम बीएनएस को देखेंगे तो बीएनएस में मैन, वुमन और पर्सन, तो बोलोगे मैम मैन वुमेन तो ठीक है, लेकिन ये पर्सन जेंडर भी आया है, क्या है, जेंडर भी आया है ना, जेंडर नया नई चीज ऐड हुई है। तो ये जो मैन है वुमेन है, लेकिन पर्सन का मतलब क्या है? तो पर्सन, अब माइंड में याद रख लो कि पर्सन में आदमी औरत इंक्लूडेड नहीं है, आदमी औरत की अलग से डेफिनेशन दे रखी है बीएनएस में। पर्सन के अंदर बॉडी कॉर्पोरेशन, लाइक कोई सी भी एलएलपी, पार्टनरशिप, तो ये क्या है, ये सब पर्सन की कैटेगरी में डाला है इन्होंने। किसने डाला है? पर्सन की कैटेगरी में। तो देखिए कि जब हम बात करेंगे, सब देखेंगे, अभी हम इसके नंबर भी याद नहीं करेंगे, हम डेफिनेशंस के साथ याद करेंगे इसके सीरियल नंबर। कि पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ठीक है, क्या बोला इन्होंने कि पर्सन का मान मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी एसोसिएशन या कोई भी बॉडी ऑफ पर्सन है, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो, लाइक कंपनीज एक्ट 2013 में चाहे उसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो, पार्टनरशिप एक्ट 1930 में 1932 में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो, एलएलपी 2008 की जो भी है उसमें रजिस्ट्रेशन हुआ हो या नहीं हुआ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। पर्सन का मतलब कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन। अब कैसे याद करोगे? कंपनी सबसे बड़ी कंपनी होती है, कोई भी चीज बनेगी यदि देश में तो सबसे बड़ी कंपनी होती है। कंपनी के बाद में एसोसिएशंस बनते हैं, एसोसिएशंस बनते हैं लाइक ट्रेड यूनियंस ऐसे बन गए, और उसके बाद में दो चार लोग मिलकर काम कर लेते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? बॉडी ऑफ पर्सन। तो पर्सन इंक्लूड्स थ्री, थ्री पर्सन लिखा है इसके अंदर, कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। अब पर्सन के अंदर आर्टिफिशियल और जुडिशियल पर्सन सब आए हैं। आर्टिफिशियल मतलब कंपनी, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, आप लोगों को पता है। तो अब देखो इन्होंने लिखा कि क्या मर्डर के लिए कंपनी को लाइबल ठहराया जा सकता है? अब मर्डर के लिए डेथ की पनिशमेंट, जेल, ऐसे बोल दो लो इस कंपनी को डेथ पे चढ़ा दो, डायरेक्ट मतलब मर्डर के लिए इन लोगों को नहीं पनिश किया जा सकता। तो लिखा है कि बट द बॉम्बे हाई कोर्ट क्लैरिफाइड दैट द कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी of those crimes which can normally be committed by the human being such as rape, कि भाई रेप कर रही है, इस कंपनी को सजा सुना दो। बाइगमी, दूसरी शादी कर ली कंपनी के डायरेक्टर ने, कंपनी को सजा सुना दो। मर्डर, इन्होंने कहा कि पर्सन इंक्लूड्स जुडिशियल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन, लेकिन कंपनी को इन चीजों के लिए आप वो नहीं कर सकते, रेप के लिए, बाइगमी के लिए, मर्डर के लिए कंपनी को आप डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा नहीं सुना सकते। ठीक है, और बस कंपनी को फाइन की सजा सुना सकते हो अल्टीमेटली। तो ये इतना मत सफिशिएंट नहीं था, लेकिन आपको लिख देखो हमने क्या पढ़ा, ह्यूमन बीइंग का मतलब कि द वर्ड ह्यूमन बीइंग हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर बीएनएस, बट द वर्ड मैन एंड वुमन डिफाइंड किया गया है। फिर हमने बोला पर्सन डिफाइन किया गया है, पर्सन में भी हमने तीन लोगों को, कंपनी,
एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस को, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। एक डेफिनेशन हमको यहाँ याद हो गई, ठीक है। उसको डिफाइन किया गया है। कंपनी जो है, वर्ड पर्सन में दोनों पर्सन आते हैं, जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लैरिफाइड कर दिया कि कंपनी ये वाले ऑफेंस नहीं कर सकती है। कंपनी को डेथ हेलाई की सजा नहीं सुना सकते, लेकिन कंपनी को आप ऑल्टरनेटिवली फाइन की पनिशमेंट लगा सकते हो। अब पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअस, ठीक है। मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं। मेंस्ट्रुअस देखिए, मेंस्ट्रुअस मतलब क्रिमिनल इंटेंशन। याद रख लो, रट लो इसको, क्रिमिनल इंटेंशन। लाइक मेरा मन चले ना, मैं तो आराम से, मतलब वही है, सामने वाला व्यक्ति बैठना चाहे, मैं तो मतलब 5 घंटे की आराम से क्लास लूँ, रटवा दूं चीजों को। लेकिन ठीक है, आप लोग क्लास लेने के मकसद से आए हो, ऐसा तो है नहीं कि, ठीक है। अभी मेरे मन ऐसा कर रहा है कि मैं सारा पढ़ लूँ एक साथ, लेकिन वही अकेले पढ़ने में तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मैं सामने, इसलिए मैंने सोचा कि अच्छे से ही पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ऐसे कर दूं कि मैं 3 घंटे में अपन बीएनएस पढ़ेंगे, तो अपन कितना अच्छा बीएनएस पढ़ सकते हैं, एक एक चीज रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन वही हर चीज पॉसिबल नहीं है। मेंस्ट्रियस मतलब क्रिमिनल इंटेंशन। तो हर बार रट लो, ये लाइन सट रट लेनी है आपको, कि कोई भी व्यक्ति का केवल एक्ट उस व्यक्ति को क्रिमिनल नहीं बना देता, जब तक कि वो क्रिमिनल नॉलेज। अब इस मेंस्ट्रियस के अंदर मैंने क्या बोला, सिर्फ एक बात समझना, कि मेंस्ट्रियस का मतलब है दो चीज, क्रिमिनल नॉलेज, अकेली चीज नहीं है, ये आपका बेस है। यदि आपका बेस क्लियर हो गया तो आपका बीएनएस बहुत इजी है। कि मेन स्ट्रेस में आती है दो चीजें, क्रिमिनल नॉलेज, और आप बार बार नॉलेज के साथ में शब्द पढ़ोगे, क्रिमिनल इंटेंशन। ये दोनों है मेन स्ट्रेस के हिस्सा। हमेशा लोग बागों के मन में वहम होता है कि क्रिमिनल इंटेंशन, जैसे मैंने अभी, मुझे एकदम से याद नहीं था तो मैंने बोला मेन स्ट्रेस मतलब क्रिमिनल इंटेंशन। जी नहीं, मेन स्ट्रेस के मतलब, मेन स्ट्रेस में दोनों चीजें आएगी, क्रिमिनल नॉलेज एंड क्रिमिनल इंटेंशन। तो मैंने बोला मेयर एन एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन क्रिमिनल unless it is done without criminal knowledge और criminal intention। क्योंकि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई भी क्षति होगी, सामने वाले व्यक्ति को इंजरी, हार्म हो गया, तो हो सकता है वो एक्सीडेंटली और मिसफॉर्च्यून हुआ। तो देखो क्या लिखा है आपका, ये क्वेश्चन 4 नंबर का, एक्सप्लेन मीन्स। अभी अपन जब क्वेश्चन देखेंगे लास्ट में, जैसे मतलब 6:45 होंगे हर दिन, 6:45 पे अपन क्लास ओवर करके क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन क्या क्या आए हुए हैं। तो आपके पास में क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन मीन्स। क्या आया क्वेश्चन, एक्सप्लेन मीन्स। तो मेयर एन एक्ट डज नॉट मेक एनी पर्सन क्रिमिनल, कि कोई भी एक्ट किसी व्यक्ति को क्रिमिनल तब नहीं बनाता है, if until unless if it is done without criminal knowledge or intention, it could be accident or misfortune, it is derived from the, ये भी आपको पता होना चाहिए, आप लॉ के स्टूडेंट हो, it is derived from the famous maxims actus non facitrium nisi mensit rea, which is every offense along with guilty act there must be guilty mind। तो हमने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा, हमने इस पैराग्राफ आपसे पूछा गया कि एक्सप्लेन करो मेंस्ट्रुअस। Mere an act does not make any person criminal unless it is done without criminal knowledge or criminal intention. This is based upon a maxim, actus non facit reum, ठीक है, actus non facit reum nisi mensit reum, कि कोई भी ऑफेंस में दो चीजें होनी चाहिए, ठीक है, along with guilty act there must be guilty mind। याद करो, actus non facit reum nisi mens sit reum, actus non facit reum nisi mens sit reum। वापस, actus non facit reum nisi mens sit reum। वापस याद कर लो, ये हमने क्या पढ़ा, आपसे पूछा गया, आराम से पूछा जाएगा आपसे कि मेंस rea को एक्सप्लेन करो। अगेन, mere an act does not make up any person criminal unless it is done without criminal intention and criminal knowledge, and it could be accident or misfortune। फिर मैंने बोला कि दिस इज डिराइव्ड, हमने एक शब्द याद करा, देखो इन्फ्लिक्ट शब्द याद करा था, कि इन्फ्लिक्ट मतलब देना, डिराइव्ड मतलब डिराइव्ड, एक्सट्रैक्टेड, ये शब्द याद कर लो आप, कि भाई इट इज डिराइव्ड, इट इज एक्सट्रैक्टेड,
डिराइव्ड, यहाँ पे शब्द लिखा है इट इज डिराइव्ड। भाई अपन बोलते हैं इट इज टेकन, तो क्यों लिखना है इट इज टेकन, लिखो ना इट इज डिराइव्ड। क्यों लिखना है आपको इट इज टेकन फ्रॉम, लिखो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से डिराइव किया गया है, फ्रॉम a maxil, Actus non-facetium, Nisi mencitria, Actus non-facetium, Nisi mencitria से लिया गया है, जिसका मतलब है in every offense there is a guilty mind and there is a guilty, मतलब along with the guilty act there must be guilty mind। ये सब मैंने आप चीज आपको बता दिया। पहला केस आपको रट लेना है, आर वर्सेस ऑल डे। आर वर्सेस ऑल डे, जब भी आपके पास में मेंस रिया का क्वेश्चन आएगा, हाँ आपको लिख के आना है आर वर्सेस ऑल डे, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। आपने लिखा आर वर्सेस ऑल डे, नो मैन इज गिल्टी अनलेस हिज माइंड इज गिल्टी। कोई भी व्यक्ति गिल्टी नहीं है जब तक कि उसका माइंड गिल्टी नहीं। अब समझना, ये सब देख लेंगे अपन। पहले मैम आप हमें पूरी मैजिस्ट्रेट की डेफिनेशन बताइए कि कोई भी एक्ट, कोई भी व्यक्ति का एक्ट क्रिमिनल नहीं होता जब तक कि क्रिमिनल नॉलेज और क्रिमिनल इंटेंशन से नहीं होता। ठीक है, वो एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून भी हो सकता है। एक्टस नॉन जो रियम निसीमेन सेट्रिया उसके ऊपर बेस्ड है कि अलोंग विद गिल्टी एक्ट देयर मस्ट बी गिल्टी माइंड। आपने ये चीज बता दी। फिर मैम आपने क्या कहा, आर वर्सेस ऑल डे, आर वर्सेस ऑल डे लिख दिया, और हमने लिख दिया कि कोई भी व्यक्ति का एक्ट गिल्टी नहीं है जब तक कि माइंड गिल्टी नहीं है, ये हमने लिख दिया। मैम वेदर देयर इज एन एक्सेप्शन, वेदर देयर इज एनी एक्सेप्शन। अभी अभी सुबह सुबह अभी मैंने जब क्लास स्टार्ट करी तो मैंने आपको बताया, मैंने सोचा कि मुझे मोहन का मर्डर करना है, मैंने सोचा कि मोहन का मर्डर करना है। कोई भी बताइए, लोकेश क्या ये ऑफेंस है? नो मैम। लेकिन मैंने आपको फिर दूसरी लाइन बोली कि मैंने निकिता मैम के साथ सोचा कि मुझे मोहन का मर्डर करना है, मैंने कॉन्स्पिरेसी बना ली निकिता मैम के साथ कि मुझे मोहन का मर्डर करना है, तो क्या ये ऑफेंस है? कोई बता दीजिए, सानिया मैम या कोई भी, क्या ये ऑफेंस है? मैंने बताया था ना, प्रियमदा मैम बताइए कि मैंने मोहन के साथ सोचा कि मुझे इसका मतलब मैंने निकिता मैम के साथ सोचा कि मुझे मोहन का मर्डर करना है, क्या ये ऑफेंस है? Yes, ma'am. तो आप लोग समझो, क्या हमने क्या किया, मतलब हमने इसके अंदर हमने कुछ एक्ट किया क्या? हम दोनों ने, मैंने और निकिता मैम ने कुछ एक्ट किया क्या अभी तक? कोई भी बताइए। No, ma'am. नो मैम। नहीं किया ना, तो भी ये ऑफेंस है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर एक्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, केवल आपका सोचना ही ऑफेंस है। तो इसकी आ जाइए देखते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है, where there is any act where actus rea not required। ये अभी हमने बोला the general rule is that offense is equal to means reus but plus actus reus, but is there any offense where actus reus not required? तो first मतलब केवल MRE offense है, मतलब केवल आपका मेंस रियस ही ऑफेंस है। तो जी हाँ, इसका एक्सेप्शन है, इस वाले रूल का, इस वाले इक्वेशन का एक्सेप्शन है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज वाले इसका क्या है एक्सेप्शन, कि जनरल रूल है कि आपका सोचना ही केवल मेंस्ट्रियस ही ऑफेंस नहीं है, बट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किसमें, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 61 के सब सेक्शन 1 में क्या ठहराई गई है, ऑफेंस ठहराई गई है। हम दोनों ने जस्ट मारने का सोचा, लेकिन हम दोनों ने उसको जाकर मारा नहीं है, लेकिन तब भी हम क्या किस कैटेगरी में आ गए, हमें ऑफेंस की कैटेगरी में 6 महीने की सजा मिल सकती है, 6 महीने से 2 साल इसके पीछे लिखी है सजा। तो ये ठीक है, ये कुछ नहीं है। अब देखो, ये पहला क्वेश्चन हुआ आपके सामने कि क्या केवल मेंस्ट्रियस ही ऑफेंस हो सकता है। अब देखो समझ में, मान लीजिए कि मोहन है, एक अच्छा इंसान ले लेते हैं, मोहन बहुत ज्यादा कॉमन होना, कोई भी अच्छा इंसान ले लेते हैं, नाम कुछ भी, चलो एक अंशु नाम ले लेते हैं, मुझे नहीं पता, अंशु माइंड में जा रहा है, बार बार मोहन मोहन हो जाता है। अंशु है, ठीक है, ये लड़का है, ठीक है, लड़का है, इसने क्या करा, इसकी ऑलरेडी एक वाइफ है, ठीक है, इमोशनली हो रहा था ये किसी और लड़की के साथ में, और इससे इसने दोबारा शादी कर ली।
ये तो है, इसकी वाइफ तो है, लेकिन किसी लड़की ने इसके सामने रोई गोई होगी और बोलती है कि भाई मुझे शादी करनी है, और इसने इससे शादी कर ली। तो ये क्या है? बायगमी। क्या है ये? बायगमी। तो आप सोचो, एक्ट तो कर चुका है ये, पुलिस पकड़ के लेके जा रही है बायगमी के लिए कि भाई तूने ऑफेंस कर। तो क्या बोलता है? बोलेगा कि सर ये तो रो रही थी मेरे सामने कि बहुत बेचारी ऐसे लाचार सी थी, और ना तभी मैंने इससे शादी करी। कोर्ट बोलेगा कि बायगमी करी है भाई तूने, इसमें मेंस्ट्रुआ की जरूरत नहीं होती। क्या नहीं होती? मेंस्ट्रुअस की जरूरत नहीं होती। कि भाई तूने चाहे किसी इमोशनली, भाई तेरी बीवी बैठी थी, तूने इससे शादी क्यों करी? तो ये है बायगमी। तो समझ में आया क्या बोला मैंने? कि जहां पे केवल एक्टस या ऑफेंस है, दोनों में अंतर समझ में आया? एक बार हैंड रेस करो ऊपर वाले क्वेश्चन में और नीचे वाले। यहाँ पे एक्ट कर चुका है, वो शादी कर चुका है, लेकिन उसका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, उसका क्रिमिनल नॉलेज नहीं था। और ऊपर वाले एक्ट में उसने एक्ट नहीं किया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, लेकिन उसने माइंड लगाया। तो दोनों में अंतर आपको समझना है। पहला क्वेश्चन था कि वेयर ओनली मीन्स रिया इज ऑफेंस। आपके सामने क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को दो बार पढ़ लो पहले, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। इतने सारे क्वेश्चन आए थे आरजेएस 2024 में, जिसके अंदर माइंड एप्लीकेशन नहीं लगाया बच्चों ने। फिर बच्चे बोल रहे हैं कि मैम मेरे 28 नंबर आए हैं, 39 नंबर आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से घुमा के दिए थे। लोग, उनसे पूछा गया कि इसका प्रोसीजर बताओ, और लोग डेफिनेशन लिख कर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखोगे राजस्थान रेंट कंट्रोल का एक का क्वेश्चन आया था और बहुत कंफ्यूज हुए थे उस क्वेश्चन के अंदर लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन समझिए कि जहां केवल मेंस्ट्रिया ऑफेंस है। और दूसरा मैंने ऐसे बोला कि आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, वेयर मेंस्ट्रिया इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ऐसा नहीं है कि आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लिख कर आ जाओगे। दूसरा क्वेश्चन है कि वेयर मेंस्ट्रिया इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कि जहां पर एक्ट हो चुका है लेकिन बुद्धि नहीं लगाई। तो पहला है कौन सा? बायगमी। बायगमी में दिमाग की जरूरत नहीं है। आप दिमाग की बिल्कुल जरूरत नहीं है, दूसरी शादी कर ली तो सजा मिलेगी आपको। दूसरा, इसका केस है, आपको पता होगा इसका केस, लेडी चटरली लव। कभी सुना होगा आपने, मूवी भी है इसकी, लेडी चटरली फर्स्ट लव ऐसे कुछ करके। ये इतनी अजीब सी किताब बनाई कि सामने वाला व्यक्ति, लेसिवियस शब्द सुनोगे आप, बीएनएस में एक शब्द आता है लेसिवियस, करप्ट टू द पब्लिक, विपरेव, करप्ट, ऐसे ऐसे शब्द। कि वो किताब इस तरीके की थी कि सामने वाला व्यक्ति यदि उसको पढ़े तो मतलब वो लेसिवियस प्रकृति का बन जाए, उसके माइंड को डिप्रेव कर दे, करप्ट कर दे। तो एक दुकान का सेलर था और वो उस किताब को रखता था। पुलिस पकड़ने आई। कौन आई? पुलिस पकड़ने आई कि भाई तू इस किताब को रखता है और ये किताब बिल्कुल खराब खराब है, लेडी चटरली लव करके, तो तुझे मैं उठा के लेके जा रहा हूँ जेल में। तो वो बोलता है कि भाई मेरे पास में लाखों किताबें आती है दिन भर में, तो मुझे कोई ये बेच गया, मैंने तो रख रखी है, मेरी क्या गलती? तो ये बोलता है, ये मेंस्ट्रियस का क्या है? मेंस्ट्रियस का एक्सेप्शन है कि तेरी गलती नहीं है, लेकिन तूने रखा ना तो ऑफेंस है। अभी शायद वो 290 295 हो चुका है बीएनएस में, एक बार चेक कर लेना। क्या है यहाँ पे लिखा हुआ? या मैंने लिखा नहीं है। ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस होते हैं। पहले के टाइम पे ये कौन से 292 293 था, एक बार अपन चेक कर लेंगे कौन से सेक्शंस में आया है ये। कोई बता देगा? निकिता मैम, प्रिया मैम, यदि कोई यस मैम, आइडिया। यही है 294 295। ठीक है, तो ये कौन से ऑफेंस है? 294 295 के ऑफेंस। यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। याद रख लो कौन सा सेक्शन है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। कि वो दुकान वाले की चाहे कोई गलती नहीं, उसका मेंस्ट्रियस नहीं था, ठीक है, लेकिन ये कौन सा ऑफेंस? ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस होते हैं। कौन से ऑफेंस होते हैं? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस। कि तूने एक्ट तो कर दिया ना, तुझे सजा मिलेगी। देखिए, सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने सोशो इकोनॉमिक बना रखा है, तो वहां पे आपका मेन स्ट्रिया जरूरत नहीं है। पब्लिक न्यूसेंस कर रही हूँ, मैं बैठे बैठे मैं पब्लिक न्यूसेंस करे जा रही हूँ, मैं बोलूंगी सर मैं तो मजे मजे में कर रही थी। भाई तेरे मजे में कर रही थी, अब तू सजा भुगत, तूने एक्ट किया है। तो ये बोलो, आप ये बोल रहे हो कि मेरा तो ऐसा था ही नहीं क्रिमिनल इंटेंशन, तो भाई नहीं था, अब तुम्हें सजा मिलेगी। तो कौन कौन से बोले मैंने? बायगमी, पब्लिक न्यूसेंस, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हो सामने खड़े होके, तो आप बोलोगे कि सर मेरा तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, गलती से निकल गया। तो भाई गलती से निकल गया तो आप सजा सुनो। और बाय करो, ये भी लिख दिया। तो ये पांच ऑफेंस ऐसे हैं, ये पांच ऑफेंस ऐसे हैं जिसके अंदर आपको, क्या बोला मैंने, मेंस्ट्रुअस की जरूरत नहीं है। और भी हो सकता है कि एग्जाम्पल एग्जाम में आ जाए तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो।
ये आपको इतना ज्यादा पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको ये पढ़ने। अब और कौन कौन से ऑफेंस अपन और क्या लिख सकते हैं ऑफेंस की कैटेगरी में? देखिए टाइप्स ऑफ ऑफेंस, मेले इनसे और मेले प्रोहाइबिशा, प्रोहाइबिट, मेले इनसे, मेले प्रोहाइबिटा। मेले इनसे होता है कि जो अपने आप में एक ऑफेंस है। कौन से होते हैं मेले इनसे ऑफेंस? जो अपने आप में, आपने मर्डर कर दिया, किडनैपिंग कर दी, तो ये कौन से ऑफेंस है? जो अपने आप में एक ऑफेंस है, लाइक लॉ में भी लिख रखा है, मतलब किताबों में लिख रखा है, सबको पता है कि मर्डर है, किडनैपिंग है, तो ये कौन से ऑफेंस है? मेले इनसे, ठीक है। और मेले प्रोहिबिटा मतलब जो ऑफेंस नहीं है, अपने आप में ऑफेंस नहीं है, जिसे लॉ ने ऑफेंस बना दिया बेचारों ने। समझ रहे हो? देखो शब्द समझोगे। देखिए मेले इनसे ऑफेंस, रॉन्ग इन देमसेल्व्स मींस नो, ये तो ये शब्द मत देखना, ये मत बिल्कुल मत देखना। मेले इनसे ऑफेंस मतलब जो अपने आप में एक ऑफेंस है। इसमें आप लिख सकते हो एग्जांपल किडनैपिंग और मर्डर। क्या लिख सकते हो? किडनैपिंग, मर्डर। और मेले प्रोहिबिशन लाइक गुजरात में शराब का बैन होना, कि शराब अपने आप में एक ऑफेंस नहीं है, विच इज नॉट रॉन्ग इन देमसेल्व्स, बट उन्हें रॉन्ग इसलिए है क्योंकि उन्हें स्टैचू ने पनिश कर दिया है। ठीक है, दोनों एक सब, दोनों हैंड रेस कर दो इन दोनों के लिए, समझ में आएगा, आ गया होगा। मेले इनसे विच इज रॉन्ग इन देमसेल्व्स, मेले प्रोहिबिशा। ये बीएनएस तो शुरू नहीं हुआ, अभी अपन करेंगे, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना ज्यादा जरूरी है बीएनएस से पहले। ठीक है, मेले प्रोहिबिशा, मेले देखो शब्द से सुन रहा है, मेले प्रोहिबिशा, ये विच इज नॉट ऑफेंस, लेकिन वो केवल ऑफेंस इसलिए बन गए क्योंकि उन्होंने, स्टैचू ने उसको क्या कर दिया, पनिश कर दिया। ये आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपन देखेंगे इसके अंदर के कौन सा केस, आर वर्सेस ऑलडे मत सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। मैं बता देती हूँ इसके, आर वर्सेस प्रिंस की स्टोरी आपको लग रहा होगा इतना ज्यादा क्यों खिसका रही हूँ। ये है आर वर्सेस प्रिंस, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ था, एक लड़की थी जो 16 साल की लड़की थी, लड़का शायद 18 साल का होगा। लड़की मन से गई थी इसके साथ में, जो लड़की थी मन से, मतलब कॉलेज में लोग पढ़ते होंगे, इसके साथ में चली गई। तो आप लोगों को पता ही है कि ये किडनैपिंग मेले इनसे ऑफेंस है। अभी समझाया मैंने आपको, कौन सा ऑफेंस है, मेल इन से। ये लड़का लड़की इमोशनली अटैच हो चुके थे और ये चली गई, मतलब अपने मन से गई ये लड़की, लेकिन इसको क्या करा गया, इसको अपराधी ठहराया गया कि भाई चाहे तेरे साथ ये मन से गई हो, लेकिन किडनैपिंग एक ऑफेंस है, मेल इन से ऑफेंस। चाहे तेरा इंटेंशन गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन किडनैपिंग अपने आप में एक ऑफेंस है। ऐसा कुछ हुआ था इस केस में, तो देख लेते हैं कुछ लिखा होगा तो। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, मुझे जितना याद आ रहा था मैंने बोला। एक व्यक्ति था जो आर वर्सेस प्रिंस, कौन से याद करा हमने, आर वर्सेस ऑल डे याद करके आए पहले। एक आर वर्सेस प्रिंस है, 1875 का केस है। टेकिंग अ 16 years old unmarried girl out of father's possession and against his will, लड़के की विल नहीं, पापा की विल, 16 साल की अनमैरिड लड़की को उठा के ले गया। तो सेक्शन 55 जो 1861 में चलता होगा, ठीक है, तो उसमें इसको ऑफेंस करार ठहराया गया। लड़की ने प्रिंस को बोला, थी वो 16 साल की, लेकिन लड़की ने उसको बोला था कि मैं 18 साल की, वैसे कितने सारे केसेस आ रहे हैं आजकल, कि लड़की ने बोला कि मैं 18 साल की, वो फिजिकली लगती भी 18 साल की थी। ज्यूरी ने फाउंड करा कि लड़की उस प्रिंस के साथ विलिंगफुली गई थी, मतलब अपनी इच्छा से गई थी। प्रिंस ने बोला कि सर मैं जेन्युइनली बिलीव करता था कि लड़की 18 साल की है, इतना इमोशनली बेचारा बच्चा इंसान। आर्ग्यूमेंट फॉर प्रिंस, आर्ग्यूमेंट प्रिंस के आर्ग्यूमेंट जो भी है, the common law doctrine of mens rea should apply, meaning he should not be convicted because he had no intention to commit the offense. Justice Brett, गया होगा कुछ, agreed with Prince, holding that Prince was not guilty as he had no intention to commit the offense. लेकिन क्या हुआ था, कुछ 3 जज बेंच बैठी थी और इन्होंने, मतलब ये जस्टिस ब्रेमबेल ने, इन्होंने कहा, इन्होंने बोला ये सही कर देना प्लीज, जो मतलब दोनों, प्लीज प्रिया मैम निकिता मैम, इसको मेले इनसे कर देना, शब्द को सही कर देना, ठीक है, जब तक पूरा बीएनएस कंप्लीट होगा तब तक हम और गलतियां निकाल लेंगे। उसने बोला, जस्टिस ब्रेमबेल ने, कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेले इंस एंड मेले प्रोहिबिशन। ये हो सकता है कि मेला में, एक मिनट को देख लेते हैं।
होता ही होगा फिर, मत, सॉरी ना, इसको चेंज मत करना, ये मैम मेल। ठीक है वो। हाँ वो ठीक है वो। ठीक है ना, एक बार ये भी देख लेते हैं मेले भी होता है क्या, दोनों शब्द देख लेते हैं ना, गलती नहीं होनी चाहिए। दोनों ही होता है, तो दोनों ही सही है अपनी जगह, ठीक है, दोनों में से कोई आपको परेशान गलत उसकी जरूरत नहीं है। दोनों ही अपने, मेले इनसे, मेला है प्रोहाइबिशन भी सही है, और ये शब्द भी सही है, मेलम इनसे और मेले प्रोहाइबिशन, दोनों का मतलब सेम ही है। कि इसने समझाया, जस्टिस ब्रेमबिल ने समझाया, डिस्टिंग्विश करा कि भाई डिस्टिंग्विश बिटवीन मेलम इनसे और इनहेरेंटली रॉन्ग, जो गलती रॉन्ग है इनहेरेंटली, और मेलम प्रोहाइबिशन जिससे लीगली प्रोहाइबिट किया गया। He stated that for मेलम इनसे offense means rea is presume, मैंने आपको समझा दिया ना कि मेले इनसे में means rea की प्रिज्यूम किया जाता है ऑलरेडी, वो अपने आप में एक ऑफेंस है, need not specifically proved by the prosecution since taking away an unmarried girl was considered an immoral act. Prince Minstria under section 55 was presumed and he was found guilty। यदि आप इसको पहले पढ़ते तो थोड़ा कम समझ में आता एकदम से, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, समझ में आ गया, एक बार हैंड रेज कर दीजिए, ये मत सफिशिएंट था, हमने जो जो पढ़ा ये सब हम कल पढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चंस बताती जाती हूँ मैं आपको, एग्जाम में जैसे भेजे थे किसी ने। देखो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ जो मुझे लग रहे हैं एग्जाम में आ सकते हैं, आज के लिए मत सफिशिएंट। मेरे पास क्वेश्चन तो नहीं है, अलग बुक है, लेकिन मैं देख लेती हूँ इसमें कुछ आपके लिए काम का हो तो। देखो इसमें ये लिखा है, सबसे पहले मेन स्ट्रियस के बारे में लिखा है, अपन ने मेन स्ट्रियस का पूरा याद रख लिया है कि कोई भी एक्ट ऑफेंस तब तक नहीं होता जब तक कि क्रिमिनल इंटेंशन और क्रिमिनल नॉलेज से नहीं किया गया हो। ठीक है, आपको ये चीज लिखनी है, क्योंकि वो एक्ट एक्सीडेंट मिसफॉर्च्यून हो सकता है। और ये एक्ट ये कहाँ से लिया गया है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट रियम मेंस एक्ट, जो भी इसका नाम है एक बार 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 याद कर लेना। ठीक है, अब आपको देखो, अब एक और अच्छी अच्छी चीजें बताती हूँ, ये अपन ने लिख लिया है, यहाँ पे नोट्स में नहीं लिखा हुआ, आपके पास में मेंस्ट्रिया का आएगा तो आपको पता ही है, सबसे पहले आपको मेंस्ट्रियस लिखना है, जो मैंने आपको समझाया। दूसरा मैंने आपको एक्टस नॉन फेसिट्रियम मेंसिट फिस, ये वो लिखना है दूसरी लाइन। ठीक है, तीसरी लाइन आपको लिखनी है अलोंग विद गिल्टी एक्ट, गिल्टी माइंड होना चाहिए, ये लिखना है, आंध्र वर्सेस ऑलडे लिखना है। अब आपसे पूछा गया कि अब क्रिमिनल इंटेंशन आपने लिखा कि मीन्स ये कहाँ कहाँ दिखता है आपको बीएनएस में, आप शब्द देखोगे इंटेंशनली, देखोगे नोइंगली, देखोगे यहाँ पे बीएनएस में आप ये शब्द देखोगे, गुड फेथ, दिख रहा है आपको ये इंटेंशन, और क्या देखोगे आप, नेग्लिजेंस, रैशनेस, ये शब्द देखते हैं अपन, सबको याद है ये शब्द, ये सब किसके किसके एग्जाम्पल है, ये मीन्स रियस के एग्जाम्पल है। ये सब देखोगे आप, इंटेंशन, नोइंगली, गुड फेथ, गुड फेथ को डिफाइन कर रखा है, नेग्लिजेंस, रैशनेस, वॉलंटरीली। तो आपका एग्जाम में आंसर 4 नंबर का मत सफिशिएंट हो गया, वॉलंटरीली लिख दिया आपने। और देखते हैं वॉलंट, विलिंगनेस। हाँ, विलिंगनेस। विलीनेस, ये शब्द देखते हो आप। तो ये अपने नोट्स में मैं भी मैं मतलब एक एक जो मेरी किताब है उसको मैं भी रख लेती हूँ, मैं मेरी किताबों को सबको दे देती हूँ, देने का ही काम है मेरा, तो अब मैं उसको एक को रख लेती हूँ और मैं लिख देती हूँ इसके अंदर, हमको क्या लिखना है कि बीएनएस में ये शब्द मिलते हैं, क्या क्या मिलते हैं हमको बीएनएसएस में, ये शब्द मिलते हैं, जो क्या कर, ये आपके क्वेश्चन का एक एडिशनल आंसर हो गया, बहुत ही कम लोग लिखेंगे इसको, लेकिन आपने लिख दिया कि भाई ये शब्द, सारे शब्द देखते हैं हम, क्या क्या देखते हैं कि नोइंगली, इंटेंशनली, विलिंगफुली, गुड फेथ, रैशनेस, नेग्लिजेंस। ठीक है, और ये सारे शब्द और देखते हैं। आर वर्सेस प्रिंस अपन लिख सकते हैं, ये दूसरा अपना हो गया, आर वर्सेस ऑल डे, आर वर्सेस प्रिंस। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, ये सब लिखा, फिर हमने बोला कि कहाँ मीन्स किया अकेला रिक्वायर्ड है, कहाँ पे मीन्स अकेला रिक्वायर्ड है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक ऐसी जगह जहाँ पे एक्ट की जरूरत नहीं है, तो यही लिखा है कि मीन्स इन, और कहाँ पे अकेला मीन्स रिक्वायर्ड है,
सबको याद होगा। बाइगमी, मतलब जहां पे मेन श्रेया की रिक्वायर्ड नहीं, एक्टर श्रेया अकेला। बाइगमी, ठीक है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस, और पब्लिक न्यूसेंस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये पढ़ा हमने। और क्या क्या पढ़ा, सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस, ये सब चीजें पढ़ी, सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस। और किडनैपिंग भी पढ़ के आए, किडनैपिंग आर वर्सेस प्रिंस, ठीक है, ये सब चीजें हो गई। देखो बस ठीक है, इतना हमने पढ़ा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जितना हमने पढ़ा उसमें इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। थ्योरी के क्वेश्चन बन जाएंगे, जो मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ, पांचों थ्योरी आपको लिख कर आनी है, ठीक है। फिर आपके एक क्वेश्चन ये बन जाएंगे, क्राइम, अनलॉफुल एक्ट विच इज फॉरबिडन और पनिश्ड बाय, ये लिख दोगे आप, ठीक है। क्राइम की चार चीजें, कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट है, ह्यूमन बीइंग, एक्टस रियस, मेन स्ट्रियस, और इंजरी और हार्म, सामने वाले व्यक्ति को कुछ तो होना चाहिए, इंजरी और हार्म। फिर मैंने आपको मेलम इनसे मेलम प्रोहिबिशा, ठीक है, ये बता दिया। इसमें भी आप क्या, कौन, यदि मान लीजिए मेलम इनसे मेलम प्रोहिबिशा आ गया, तो आप क्या लिख सकते हो, आर वर्सेस प्रिंस लिख सकते हो, आर वर्सेस प्रिंस। उसमें जे ब्रैम्बेट नाम याद कर लो, कौन, एक देख ही लेते हैं, जब अपन ने इतना पढ़ा है। जस्टिस ब्रैट ने तो बोल दिया था, जस्टिस ब्रैट को नहीं, अपन देख लेंगे, ब्रैम्बेल, जे ब्रैम्बेल, याद कर लो एक शब्द, जे ब्रैम्बेल ने बोला कि ये जो मेलम इनसे और मेलम प्रोहिबिशा ऑफेंसेस में डिफरेंसेस है, ये इनहेरेंटली रॉन्ग होते हैं मेलम इनसे, ठीक है। तो जो व्यक्ति है, किसी अनमैरिड गर्ल को ले जाना एक ऑफेंस है, ठीक है, तो ये पूछा जाएगा। इससे ज्यादा तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ कि और क्या पूछा जा सकता है। क्राइम के अपन स्टेजेस कल देख लेंगे, अभी टाइम है 12 मिनट, अभी पढ़ते हैं क्राइम के स्टेजेस। अब आपसे पूछा गया, देखो क्राइम के स्टेजेस, तो समझो, यदि हम नोट्स में देखे भी नहीं तो क्राइम के क्या स्टेज हो सकते हैं। इंटेंशन, सबसे पहले सोचना, सोचना कि मुझे क्राइम करना है। प्रिपरेशन, इंटेंशन, प्रिपरेशन, इंटेंशन, प्रिपरेशन, फिर हम क्या कर रहे हैं, हम गए क्राइम करने, अटेम्प्ट, पहुंच गए क्राइम करने, अटेम्प्ट, और लास्ट में कमिट कर दिया। इससे ज्यादा तो क्या नहीं हो सकता, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और ऑफेंस। इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और ऑफेंस, चार स्टेजेस होती है, तो देखते हैं। सब पढ़ के आ गए हम। इंटेंशन में क्या लिखोगे, इंटेंशन में हमने पूरा पढ़ लिया, मीन्स रिया लिखना है आपको। देखो, इंटेंशन अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है, अभी समझा के आई मैं आपको कि सोचना अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है। द इंटेंशन इज फर्स्ट एंड इनिशियल स्टेज इन द कमीशन ऑफ क्राइम, इन दिस स्टेज इज नॉट पेनलाइज्ड, एक्सेप्शन 61 का 1। याद रखोगे सब लोग, इंटेंशन रट लिया, हम ऊपर पढ़ के आए, इंटेंशन अपने आप में सोचना कभी भी क्राइम नहीं है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, सेक्शन 61 का 1। और ये कौन सा सेक्शन था इंडियन पिनल कोड में, सेक्शन 120 ए और 120 बी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चैप्टर 5 ए, ऐसा कुछ करके है, ठीक है। तो 61 का 1, 120 ए, 120 बी की, इट इज द फर्स्ट इनिशियल स्टेज ऑफ द क्राइम बट इट इज नॉट पनिशेबल, मतलब ये कोई पनिशेबल नहीं है, इसे पेनलाइज नहीं किया गया है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है। दूसरा, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, जैसे मान लीजिए कि मुझे मोहन को मारना है, मोहन को मारना है, अच्छा नाम देखेंगे, मोहन अंशु अच्छे नहीं लगे, सुंदर सा नाम देखेंगे, कि मुझे मोहन को मारना है, तो मोहन को मारने के लिए मैंने जहर खरीद लिया। क्या खरीद लिया, जहर खरीद लिया। भाई ये पनिशमेंट नहीं है, मैं मान ले चूहों को मारने के लिए खरीद सकती हूँ जहर, तो पनिशमेंट, ये जो प्रिपरेशन है वो अपने आप में पनिशेबल नहीं है, प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल इन इटसेल्फ। लेकिन इसके तीन एक्सेप्शन दिखेंगे आपको, क्या दिखेंगे, तीन एक्सेप्शन। एक तो प्रिपरेशन फॉर डकैती, सेक्शन देख लेंगे अपन, प्रिपरेशन फॉर डकैती, यदि आप किसी डकैती को करने के लिए प्रिपरेशन करते हो, तो ये एक पनिशमेंट, मतलब ये एक पनिशेबल चीज है। प्रिपरेशन फॉर वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया, आप भारत के खिलाफ युद्ध करने जा रहे हो और उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, भाई पनिशमेंट, ये बीएनएस में ऑलरेडी पनिशेबल है। एक और कुछ देख लेते हैं,
ये ठीक है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया, भारत के बाहर, देश के बाहर भी डेप्रिडेशन करना है तो उसकी प्रिपरेशन और कमिट डकैती। ठीक है, और एक एक और प्रिपरेशन मैं बता देती हूँ। कभी आप शब्द सुनोगे असॉल्ट, पीछे शब्द सुनोगे असॉल्ट, उस असॉल्ट की डेफिनेशन है जेस्चर और प्रिपरेशन। जेस्चर और प्रिपरेशन, कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ में क्या करने वाला है, क्या बोलते हैं उसको, असॉल्ट, और क्या होता है हरेसमेंट, मोलेस्टेशन, हरेस हरेसमेंट, कुछ शब्द है ना असॉल्ट के। बैटरी, बैटरी, बैटरी नहीं, असॉल्ट का इसमें अपने आएगा ना क्रिमिनल, क्रिमिनल फोर्स, ये क्रिमिनल शब्द फोर्स। आएगा, है ना। तो आपका एक और चीज देखिए आपको प्रिपरेशन में, तो असॉल्ट अपन पढ़ते हैं, एक शब्द पढ़ेंगे अपन असॉल्ट पीछे, तो वहां है जेस्चर और प्रिपरेशन, कि जो सामने वाला व्यक्ति है हमारे खिलाफ क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाला है। क्या यूज करने वाला है, क्रिमिनल फोर्स। तो जनरली 3 एक्सेप्शन दिखते हैं अपन को प्रिपरेशन के, लेकिन ये चौथा एक्सेप्शन भी है, असॉल्ट भी तो एक इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि असॉल्ट की डेफिनेशन में जेस्चर और प्रिपरेशन, जो सामने वाला व्यक्ति है हमारे खिलाफ क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाला है, तो ये असॉल्ट भी क्या है, ये भी पनिशेबल है। ठीक है, तो एक बार हैंड रेज करो प्रिपरेशन के लिए। जनरल रूल इज दैट प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल इन इटसेल्फ, बट देयर आर 4 एक्सेप्शन, जो लिखे हैं बीएनएस में। प्रिपरेशन फॉर वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया, प्रिपरेशन फॉर डेप्रिडेशन कमिट आउटसाइड, मतलब जो फॉरेन कंट्री है, फ्रेंडली रिलेशन विद द स्टेट है, उनके साथ में डेप्रिडेशन करना, मतलब वहां पे चीजों की चोरी करने के लिए, वहां पे चीजों को उठाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, ये तीसरा एक्सेप्शन। एंड फोर्थ वन इज असॉल्ट, जेस्चर ऑफ प्रिपरेशन, जो सामने वाला व्यक्ति है हमारे खिलाफ क्या करने जा रहा है, क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाला है। दूसरी चीज, तीसरा अटेम्प्ट, डेफिनेशन रट लो अटेम्प्ट की, एक्टिव डायरेक्ट मूवमेंट, मान लीजिए मैं गई हूँ चोरी करने, पिक, क्या करते हैं वो, पिक पॉकेट, मैं गई हूँ क्या करने के लिए, ध्यान से सुनना, मैं गई हूँ, मैं क्या, मोहन गया है सामने व्यक्ति के, सामने रोहन है, उसके जेब से ना चोरी करने गए हैं। क्या करने गए, चोरी करने, जेब में हाथ डालता है, खाली पर्स मिलता है, बेचारा रोहन भी गरीब है मोहन के जैसे, खाली पर्स निकलता है इसमें। तो ये क्वेश्चन है कि क्या मोहन को सजा मिलनी चाहिए क्या, एक बार कोई बता सकता है, खुशप्रीत, क्या मोहन को सजा यस मिलनी मैम, चाहिए क्या, क्यों मिलनी चाहिए, क्योंकि मैम अटेम्प्ट तो उसने किया है ना। अटेम्प्ट किया है, एक बार सब हैंड रेस कर दो, खाली पर्स मिला है बेचारे को, लेकिन ये क्या है, डायरेक्ट मूवमेंट्स टुवर्ड द कमीशन ऑफ ऑफेंस, सबको रट लेना, देखो क्या लिखो, ये व्यक्ति अनसक्सेसफुल तो हुआ, लेकिन आपको लिखना है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि व्हाट इज अटेम्प्ट, पूछा जाएगा व्हाट इज अटेम्प्ट, तो डायरेक्ट मूवमेंट, डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। ये शब्द बिल्कुल एग्जाम में भूल जाते हैं, ये शब्द जैसे मैंने एकदम से बोला था एक्टिव, मैं भी भूल गई, आपको ये रट लेना है, डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, इसे क्या कहते हैं, अटेम्प्ट। देखते हैं क्या लिखा है, an attempt is a direct movement toward the commission of an offense after the preparation has been made. It is of two type, यदि possible attempt हो जाता है तो offense occur हो जाता है, और impossible attempt हो जाता है तो attempt तो सक्सेसफुल हुआ है लेकिन ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, तो ये भी अपने आप में एक सजा है। और लास्ट में है कमीशन, सबको पता है कि जब अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो वो कंप्लीट ऑफेंस के लिए गिल्टी होता है, और अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल हो जाता है तो अटेम्प्ट के लिए गिल्टी होता है। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, अटेम्प्ट की सजा कितनी होती है, ये सब चीजें, हाइलाइट्स वाइलाइट्स तो बात की बात है। ठीक है, अब आप मुझे बता दीजिए जितना पढ़ा है समझ में आया, सबको रटना है। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, 1 मिनट में बता देती हूँ मैं। हमने पढ़ा कि आईपीसी 1 जनवरी 1862 को आया था, इसके अंदर 23 चैप्टर थे, 511 सेक्शन थे। बीएनएस 25 दिसंबर को आया था, 1 जुलाई 2024 को आया था, और इसके अंदर 358 सेक्शंस हैं और 20 चैप्टर हैं। सब्सटेंटिव लॉ है, ठीक है, सब्सटेंटिव लॉ है। आप लोगों को ये देखना है कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी लिस्ट में आता है और कौन से नंबर पे, रट लेना है। कल आके मैं किसी से पूछूंगी, सबसे पहला काम यही करना है आपको, ठीक है, मैं भी मेरे नोट्स में लिखती जाऊंगी। दूसरा,
5 तरीके की हमने थ्योरी पढ़ी है। सबसे पहले हमने मान लीजिए डिटरेंट थ्योरी पढ़ी। व्यक्ति के अंदर डिटरेंट क्या कर दिया जाता है, फियर घोषित कर दिया जाता है, डिटरेंट कर दिया जाता है कि भाई क्रिमिनल ऑफेंस मत करो, रिपीट मत करो ऑफेंस को। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी में आई फॉर आई ये सब शब्द हमने पढ़े थे कि व्यक्ति को उतना पेन देना, एंडोर्ड बाय द अग्रीव्ड पर्सन, अग्रीव पर्सन ने जितना सहन किया उतना पेन दे देना। रिफॉर्मेटिव थ्योरी में आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति, नो पर्सन इज इंडीड क्रिमिनल बाय द बर्थ, लेकिन परिस्थितियां बना देती है। ये रिफॉर्मेशन पे बेस्ड है, इसमें एग्जांपल लिखने हैं। एक्सपायरेटरी थ्योरी में आपको ये लिखना है कि आइसोलेशन में डाल दिया। और एक और थ्योरी प्रिवेंटिव थ्योरी, बिफोर ऑफेंस प्रिवेंट मतलब ऑफेंस। क्राइम की डेफिनेशन हमने पढ़ी कि क्राइम इज अ अनलॉफुल एक्ट विच इज फॉरबिडन एंड पनिश्ड बाय द लॉ, स्टैट्यूज, ये सब चीजें लिखी, विच इज नॉट हार्मफुल टू द पर्सन बट टू द सोसाइटी, कम्युनिटी और टू द स्टेट, ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा क्राइम। क्राइम में 4 चीजें एसेंशियल है, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, मेंस्ट्रुअस होना चाहिए, एक्टस्ट्रियस होना चाहिए, इंजरी हार्म होनी चाहिए। ह्यूमन बीइंग में पढ़ा कि हम ह्यूमन बीइंग कहीं भी डिफाइन नहीं है, लेकिन मैन वुमेन को डिफाइन किया गया है और पर्सन को डिफाइन किया गया है। पर्सन के अंदर कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी बॉडी ऑफ पर्सन आते हैं। ठीक है, कंपनी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि कंपनी को आप सजा नहीं सुना सकते, डेथ एलाई की, उसको रेप की पनिशमेंट नहीं दे सकते, लेकिन आप वो लगा सकते हो उस पे पेनल्टी। मेंस्ट्रुअस के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं, एक लाइन ही बोलूंगी। कोई भी एक्ट जब तक ऑफेंस नहीं है, जब तक कि गिल्टी एक्ट गिल्टी माइंड के साथ में नहीं किया गया हो, एक्टस नॉन पेसेट्रियम निसी मेंस सेट्रिया, ये रट लेना है आपको। ठीक है, ये सब चीजें, हाँ, मेंस्ट्रुअस के आपको एक्सेप्शंस याद करने हैं, एक्टस्ट्रियस के एक्सेप्शंस याद करने हैं, आर वर्सेस ऑल डे याद करना है, आर वर्सेस प्रिंस याद करना है। फिर हमने कुछ नहीं पढ़ा, आर वर्सेस प्रिंस के बारे में थोड़ी सी चीजें पढ़ी, मेले हिंसे, मेले प्रोहिबिशन हमने पढ़ा। इसके बाद में हमने पढ़ा कि लाइक 4 चीजें होती है किसी भी ऑफेंस की, 4 स्टेजेस हैं। इंटेंशन, इंटेंशन अपने आप में एक ऑफेंस नहीं है, लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 61 का 1 बीएनएस और 120 ए 120 बी आईपीसी। प्रिपरेशन अपने आप में एक ऑफेंस नहीं है, लेकिन इसके 4 एक्सेप्शन है प्रिपरेशन के, कमिट डकैती, वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया, डेप्रेडेशन और असॉल्ट। ठीक है, और अटेम्प्ट, डायरेक्ट मूवमेंट्स टुवर्ड्स द कमिशन ऑफ एन ऑफेंस इज कॉल्ड अटेम्प्ट। अटेम्प्ट 2 तरीके का होता है, पॉसिबल अटेम्प्ट मतलब ऑफेंस कमिट हुआ है, इम्पॉसिबल अटेम्प्ट मतलब अटेम्प्ट के लिए सजा मिलेगी, और लास्ट में कमीशन। कमीशन मतलब ऑफेंस आपने कर दिया है, अब आपको सजा मिलेगी। एक बार हैंड रेस कर दीजिए। ये सब चीजें हमने पढ़ी है, पर आपको टिप्स पे याद हो जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए। मैं कल पूछूंगी किसी से भी, ठीक है, 10 मिनट के अंदर, मतलब 6 बजे अपनी 5:30 क्लास होती है, तो 5:30 5:35 पे क्लास स्टार्ट कर देंगे। 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर ये सारी चीजें मैं पूछ लूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।